बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। पहले मैंने ऊपर आप देखें वही लिखा हुआ है। अगर आपको याद हो तो न्यूक्लियोफिलिक बाई सब्स्टिट्यूशन के जो दो मैकेनिज्म्स हैं उनमें जो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया था वो क्या है, सबस्ट्रेट का। तो ये आपके सामने मैंने दो स्ट्रक्चर बताए थे। ये प्राइमरी अल्काइल हाइड है, सिंपल अल्काइल हाइड है, और ये टर्शियल अल्काइल हाइड है। तो ये तफसील मैं पिछले लेक्चर में मॉडल्स के जरिए समझा चुका हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि जब सिंपल अल्काइल हाइड या प्राइमरी अल्काइल हाइड हो तो बैक साइड से स्पेस अवेलेबल होती है। आप देख सकते हैं तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप से अटैक करता है। तो सिंगल स्टेप में अटैक और डिपार्चर होता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलती है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के तहत हासिल होती है। यानी कि इसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली होता है सिंगल स्टेप में, क्योंकि बैक साइड से स्पेस अवेलेबल होती है। फिर मैंने साथ आपको ये भी बताया था कि अगर हम सबस्ट्रेट चेंज कर दें, टर्शियरी अल्काइल हाइड ले लें, तो उसमें फिर बैक साइड से स्पेस अवेलेबल नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये लिविंग ग्रुप है, तो ये टर्शियरी 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इनमें बैक साइड से स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए पहले यहाँ से लिविंग ग्रुप को मैंने तभी बताया था कि पहले जाना पड़ेगा। तो ये स्टेप 1 हो कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पर 2 स्टेप्स हो जाएंगे, वहां सिंगल स्टेप था क्योंकि बैक साइड से स्पेस अवेलेबल थी। इसका मतलब है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म SN2 होगा या SN1 होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि SN2 में हमने क्या डिस्कस किया था। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट SN2 में क्या थी, याद करें, प्राइमरी या सिंपल अल्काइल हाइड। डायरेक्शन ऑफ अटैक वहां क्या था, ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे, सिंगल स्टेप। अटैक और डिपार्चर एक ही स्टेप में होता था। मॉलिक्यूलरिटी उसमें कितनी थी, क्योंकि उसके ट्रांजिशन स्टेज में दोनों स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको क्या बोलते थे हम कि ये जो है वो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है। और उसके बाद हमें पता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ट्रांजिशन स्टेट में जितनी स्पीशीज इन्वॉल्व हो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन गया था। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपको याद होगा, हमने एमसीक्यू भी किया था कि नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है SN2 मैकेनिज्म को, क्योंकि उसमें आयनाइजेशन नहीं होती। अब यही पॉइंट्स अब हम SN1 के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वहां हमने पढ़ा था कि नेचर ऑफ सबस्ट्रेट सबसे पहले क्या था, सिंपल या प्राइमरी अल्काइल हाइड। तो यहाँ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट मैंने बता दिया क्या होगा, टर्शियरी अल्काइल हाइड। ठीक हो गया। एक बात तो ये है, क्यों, क्योंकि अगर ये भी प्राइमरी ले लेंगे तो SN2 हो जाएगा, बैक साइड से स्पेस अवेलेबल होगी। लेकिन टर्शियल अल्काइल हाइड लेने का मकसद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बैक साइड से स्पेस अवेलेबल नहीं होगी, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो पहले इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से जाना पड़ेगा। जब ये चला जाएगा तो इस पे फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन। और ये कार्बोकैटाइन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इस 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। इस कार्बन को हम कहेंगे, कार्बोकैटाइन को कहेंगे टर्शियरी कार्बोकैटाइन या टर्शियरी कार्बोनियम आयन। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन है ये किस सॉल्वेंट में फेवरेबल होगी, पोलर सॉल्वेंट में। याद रखें SN2 में हमने कहा था क्योंकि आयनाइजेशन नहीं होती इसलिए यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट उसको फेवर करेगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट क्यों जरूरी है, इसलिए कि ये समझ लें कि इंटरमीडिएट स्टेट है इसकी कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन। अगर ये इंटरमीडिएट स्टेट कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज नहीं होगा तो फिर अगला सवाल जो OH के अटैक का है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात है, वो मुमकिन नहीं होगी। तो ये बात याद रख लें कि जब ये अटैक इस पे ये लिविंग ग्रुप जा चुका होता है तो ये sp2 हिब्रिडाइज्ड कार्बन बन जाता है। तो अब इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का सवाल पोलर सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करता है, जबकि नॉन पोलर जो कि उसमें था उसमें ये जरूरत नहीं थी क्योंकि उसमें आयनाइजेशन नहीं हुई थी। तो कार्बोकैटाइन जब तक स्टेबलाइज नहीं होगा तो उस वक्त तक उस पे OH आके अटैक या आने वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। ये तो स्टेप समझ में आ गया कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप और डिपार्चर
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप इकट्ठा होता था, साइमल्टेनियसली होता था। लेकिन यहाँ एक स्टेप हो चुका है जिसमें लिविंग ग्रुप जा चुका है। अब सेकंड स्टेप आ जाए, ये स्टेप 2 है। ये कौन सा स्टेप है बेटा? अब ये स्टेप 2 है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। अब स्टेप 2 में देखें, स्टेप 2 में वहां आपको याद है कि अटैक, डायरेक्शन ऑफ अटैक क्या थी? ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, क्योंकि फ्रंट साइड पे जगह ही नहीं थी। अब डायरेक्शन ऑफ अटैक के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो ऑपोजिट साइड से ही अटैक करेगा ऑफ द लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप तो यहाँ पे अब है ही नहीं, कहाँ पे है? ना इधर है ना इधर है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा? ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन चुका है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बन चुका है ये। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है बेटा। अब इसकी फ्रंट साइड भी खाली है और इसकी बैक साइड भी खाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये क्वेश्चन नहीं है डायरेक्शन ऑफ अटैक का कि ऑपोजिट साइड से आएगा या फ्रंट साइड। इसका मतलब है बोथ साइड्स आर अवेलेबल, फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड। फ्रंट साइड पे भी कार्बोकेटाइन पे अटैक किया जा सकता है, न्यूक्लियोफाइल कर सकता है, और उसकी बैक साइड से भी कर सकता है। इसका मतलब फ्रंट साइड का मतलब द सेम साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, और बैक साइड का मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। वहां सिर्फ ऑपोजिट साइड थी, लेकिन यहाँ फ्रंट साइड भी अवेलेबल है 50% और 50% बैक साइड भी अवेलेबल है। इससे पता चला कि 50% न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, जहां से लिविंग ग्रुप गया है। तो फिर लिविंग जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल उसी साइड पे अटैक होगा जिस साइड पे रिएक्टेंट पे मौजूद है। यहाँ रिएक्टेंट पे मौजूद है किस साइड पे? लेफ्ट, राइट साइड पे। तो यहाँ भी राइट साइड पे है। इसका मतलब है, मैंने आपको एक टर्म समझाई थी, कन्फिगुरेशन। वहां क्या पढ़ा था हमने? इन्वर्जन कितनी हुई थी? याद करें, 100% इन्वर्जन हुई थी। क्यों? क्योंकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऑपोजिट साइड से, वहां हमने कहा था आएगा 100%, क्योंकि फ्रंट साइड से स्पेस अवेलेबल ही नहीं है। तो उसकी जो कन्फिगुरेशन है, यहाँ पे राइट साइड पे था, तो आने वाला लेफ्ट साइड पे आया, तो कन्फिगुरेशन इन्वर्ट हो गई थी, इसलिए उसको कहते थे 100% इन्वर्जन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 50% तो उसी साइड पे आके अटैच हुआ जहां पे लिविंग ग्रुप पहले से मौजूद था, राइट साइड पे। तो इसका मतलब राइट साइड पे भी यहाँ लग गया। इसका मतलब इसकी कन्फिगरेशन तो उलट हुई नहीं। इसका मतलब है 50% प्रोडक्ट जो बनी है हमारे पास, उसमें आने वाला न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैच हुआ है जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया है। इसका मतलब है उधर भी राइट साइड पे, इधर भी राइट साइड पे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होने का मतलब है इसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन रखा, मेंटेन रखा, बरकरार रखा। रिटेन से वर्ड निकला है रिटेंशन। कितनी रिटेंशन? 50%। 100% तो नहीं है, 50% तो वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इक्वल चांसेस आर देयर फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द बैक साइड। तो 50% यहां से अटैक कर सकता है, तो 50% तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रही। लेकिन 50% जब इधर से अटैक करेगा, तो देखें OH लग गया हमारे पास लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड क्या है? इसका ऑपोजिट, यानी कि ये इस तरह आगे अटैच हो गया, समझ लें। पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे आगे अटैच हो गया। इस केस में बताएं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन उलट हो गई, लेकिन कितने परसेंट उलट होगी? 50%। यहां कितनी थी? 100%। तो एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ अटैक वहां ऑपोजिट साइड थी 100% ऑफ द लिविंग ग्रुप, यहाँ 50% फ्रंट साइड और 50% बैक साइड, जिससे 50% रिटेंशन होगी और 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। और ये स्टेप पहला था और ये दूसरा, तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे? 2 होंगे। ये भी बात तय होगी हमारी। उसमें सिंगल स्टेप में ये काम हो रहा था। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या होगी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वहां मॉलिक्यूलरिटी क्या थी? 2, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों इन्वॉल्व थे, तो इसको हमने कहा था बाई मॉलिक्यूलर एक्शन। इसका स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप। तो आपने फर्स्ट ईयर 11 चैप्टर में पढ़ा था काइनेटिक्स में कि अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स पर मुश्तमिल हो, तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट। तो फास्ट रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन और इसके अटैक पे रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। इसकी आयनाइजेशन के ऊपर रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन पे सिर्फ रिएक्शन डिपेंड करेगा। इसलिए इसको कहते हैं हम कि इसका चूंकि एक ही मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट का जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? यूनिमॉलिक्यूलर होगा, या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, क्योंकि इसका स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है और कोई न्यूक्लियोफाइल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जबकि उसमें न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों ही इन्वॉल्व थे।
तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी 1। दूसरी बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेम वही बात, मॉलिक्युलरिटी इसकी अगर 1 है तो इसका इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 होगा। क्या मतलब, ये देखिए इक्वेशन क्या होगी, K इज इक्वल टू सबस्ट्रेट की पावर 1। तो जब इसका लिखा था तो साथ न्यूक्लियोफाइल भी आया था, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती थी और सबस्ट्रेट की भी। यहाँ सिर्फ सबस्ट्रेट की अमाउंट ज्यादा करने से रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल आप डबल कर ले ट्रिपल कर ले, रिएक्शन की स्पीड पे कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब है SN1 रिएक्शन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। और किस पे डिपेंड करता है, पोलर सॉल्वेंट की नेचर पे, सॉल्वेंट की नेचर पे कि पोलर होना चाहिए। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे, कि वो ज्यादा बल्कि या टर्शरी कार्बन कम से कम हो, ताकि जितनी हिंड्रेंस ज्यादा होगी तब ही ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो पाएगा। और जितनी हिंड्रेंस कम होगी, जैसे प्राइमरी और सिंपल एल्काइल हाइड है, तो ये SN2 हो जाएगा, फिर SN1 नहीं होगा। तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है, इसको आप देख सकते हैं मोस्ट स्टेबल होता है। टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। ये पहले भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में मैं तफसील से समझा चुका हूं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। अगर यहाँ पे आप ले लेते टर्शियल अल्काइल हाइड की जगह सेकेंडरी अल्काइल हाइड, तो यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता। अगर आप प्राइमरी अल्काइल हाइड लेते तो यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता, जो कि स्टेबल ही नहीं है, इसलिए वो बनेगा ही नहीं। इसलिए मोस्ट फेवरेबल टर्शियल अल्काइल हाइड के साथ आपका जो मैकेनिज्म ओबे होगा या फेवर होगा, वो क्या होगा, SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सबस्ट्रेट बेटा कौन सी लेंगे आप, टर्शियल अल्काइल हाइड। डायरेक्शन ऑफ अटैक क्या होगा, 50% फ्रंट 50% बैक। नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें कितने होंगे, 2। पहला स्लो, दूसरा फास्ट। सो स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। मॉलिक्युलरिटी इसमें क्या होगी 1। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या बता चुका हूं 1। इसके नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या लेंगे, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में ये आयन स्टेबलाइज होगा। उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि इसमें 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन क्यों होती है, हालांकि उसमें 100% इन्वर्जन होती है। उस वजह आप बताएंगे कि इसमें न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी जा चुका होता है, ये कार्बोकेटाइन बन चुका होता है sp2 पेराडाइज। इसकी फ्रंट और बैक साइड दोनों अवेलेबल होती हैं फॉर द अटैक फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम बैक साइड। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करते हैं। तो पहले देखें बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो SN1 रिएक्शन। फिर वही बात, SN1 रिएक्शन को शो करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। अभी हमने डिस्कस किया कि टर्शियल अल्काइल हाइड शो करेंगे, तो इसकी सी ऑप्शन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए कौन सी चीज ठीक है, 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, हाँ होती है। 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, हाँ होती है। 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन नहीं होती, बोथ ए एंड बी, तो इसकी डी ऑप्शन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, यस। नॉन पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड, नॉन पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड, ठीक है, नहीं ये नहीं होता। 100% इन्वर्जन होती है, नहीं। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, 100% ऐसा नहीं होता, 50% होता है, तो ए ऑप्शन इससे सही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर होता है ये या सेकंड ऑर्डर या सिंगल स्टेप या बाई मॉलिक्यूलर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये इसकी ऑप्शन होगी। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय, कौन रेट ऑफ SN1 को अफेक्ट नहीं करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बेटा हमारी ये बी ऑप्शन इसकी सही ऑप्शन होगी। तो ये बेटा हमारे पास जो कंप्लीट हमने टॉपिक पढ़ लिया है SN1 और SN2 को, और इसके MCQs भी कर लिए हैं। इसको रिवाइज करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।